ईरान ओमान टॉक्स अपने आखिरी मरहले में है. इट सीम्स लाइक दैट एन एग्रीमेंट इज अबाउट टू हैपन. परमानेंट पीस, डू यू थिंक इट इज ऑन होराइजन? शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने का. आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है और ये कम लोग इस बारे में बात करते हैं. मेरा ख्याल है कि परमानेंट पीस अभी दूर है. Okay. और ये शुरुआत है, एक तरह से आप समझिए कि फर्स्ट स्टेप्स हैं जो कि उस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं खत्ते को. लेकिन एक चीज समझने की है कि इस वक्त जो खत्ते में सूरत हाल है वो एक पार टसल की है, एक टर्फ वॉर की है. Okay. अमेरिका यहाँ पे एक सुपर पावर के तौर पे रुकना चाहता है, रहना चाहता है, जैसे कि वो पिछली कई दिहाइयों से यहाँ पे मुसल्लत है, तो वो रहना चाहता है यहाँ पे. ईरान ने उसको बड़ी बुरी तरह चैलेंज किया है, जिससे जो अमेरिकन सुपर पावर एक प्राइड था या एक फख्र था, उसको काफी डैमेज हुआ है. तो ईरान उस वजह से उसका स्टेचर बहुत बढ़ गया है यहाँ पे. तो ये एक पावर टसल मैं समझता हूँ कि है, जिसमें रिफ्ट्स आती रहेंगी, जिसमें इरिटेशंस होती रहेंगी, फ्रिक्शंस होंगी. और ये मुझे लगता है कि नो पीस नो वॉर वाला सिनेरियो चलेगा कुछ अरसे तक, जब तक के मामलात कंप्लीटली सेटल नहीं हो जाते. एक और चीज का इसमें ध्यान ये रखिए कि इसमें स्पॉयलर्स का रोल बड़ा वाजे तौर पे मौजूद है. तो स्पॉयलर्स नहीं चाहते कि यहाँ पे उस तरह का पीस आए जिसमें ईरान की कोई बर्तरी हो. अमेरिका अपना साजो सामान लेके इतनी दिहाइयों के बाद यहाँ आया है, फिर दोबारा पता नहीं कब आएगा. तो वो अपना काम पूरा करके जाए और जो स्पॉयलर्स हैं उनके जो एम्बिशंस हैं उनको तक़वियत मिले. तो ठीक है. इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है कि एक पॉजिटिविटी की तरफ जा रही है फजा. तो Hopefully. इसको इनकरेज करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए. लेकिन All बहरहाल right. मेरा ख्याल है कंप्लीट जी पीस सर. उस तरह से है जैसे कहते हैं ना, हनूज दिल्ली दूरस्त. जी सर. सर, ये अमेरिका के जो टॉप जनरल हैं उनका बयान आया है कि ही वांट्स एन ऑफ रैम्प. सीएनएन ने पूरी स्टोरी की है इस बात पे. अमेरिकन पॉलिटिकल फ्रेमवर्क के कॉन्टेक्स्ट में अमेरिका के टॉप मिलिट्री जनरल की ये बात करने की क्या सिग्निफिकेंस है? एट द एंड ऑफ द डे अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रंप होल्ड्स द अल्टीमेट पावर बिकॉज ही इज द कमांडर इन चीफ ऑफ यूएस आर्म्ड फोर्सेस. और इससे पहले जो पहले चेयरमैन ऑफ जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ थे उनको प्रेसिडेंट ट्रंप ने फायर भी कर दिया था. देखिए, वो बिल्कुल पोटस का उनके पास पोर्टफोलियो है, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, जो कि सुप्रीम कमांडर होता है आर्म फोर्सेस का. लेकिन उसको जाहिर बात है कि इंफॉर्मेशन या उसको सजेशन तो नीचे से ही जाती है. और पॉलिटिकली और मिलिटरीली, इकोनॉमिकली, तीनों तरफ से उसको ये बताया जा सकता है कि आप हमारी इस वक्त क्या सूरत हाल है. तो आप पॉलिटिकली तो छोड़ दें और इकोनॉमिकली भी छोड़ दें, उन दोनों पे तो सारी दुनिया बात कर रही है. मैं थोड़ा सा मिलिट्री का आपको बता देता हूँ कि मिलिटरीली देखें, अमेरिका को यहाँ आने से पहले कोई गलतफहमी जरूर होगी, लेकिन अब इस सारे कज़िये से गुजरने के बाद उनको किसी किस्म की कोई गलतफहमी नहीं है. और ईरान के बारे में, उसकी ताकत के बारे में, उसकी जो इस्तकामत है उसके बारे में मेरा ख्याल है कि अमेरिकन अब बड़ा क्लियर हेडेड हैं कि इनको मिलिटरीली हम नहीं दबा सकते. जितना हम इनको मिलिटरीली दबाते हैं उतना ये और उभर के सामने आते हैं, और जो खित्ते में हमारे दीगर हामी हैं, हलीफ हैं, उनको भी ज्यादा तकलीफ पहुंचती है. तो हमारी ओवरऑल एक जो क्रेडिबिलिटी है, यानी एक मिलिट्री पावर की जो क्रेडिबिलिटी और सिक्योरिटी प्रोवाइडर की जो क्रेडिबिलिटी हमने इतनी दिहाइयों से यहाँ पे बनाई हुई थी, वो बुरी तरह हर्ट हो गई है. अब उसको रिपेयर करने की अगर जरूरत है तो वो इसी सूरत में हो सकती है कि हम इसमें कुछ ले दे के निकल जाएं और मजीद डैमेज ना करवाएं. तो मेरा ख्याल है ठीक कि हो ये गया. चीज उनको बड़ी क्लियर हो गई है. All right. दूसरी चीज आप देख लीजिए कि अमेरिका की एक टांग फंसी हुई है यूक्रेन में और एक टांग फंसी हुई है यहाँ पे. अब वो कौन सी टांग उठाएंगे ताकि दोनों टांगे एक जगह रख सकें? मेरा ख्याल है कि ये उनके लिए एक बड़ा लम्हा फिक्रिया है. Tough जो decision to make. सपोर्ट वो करना चाहते हैं यूक्रेन की, वो कर नहीं सकते हैं, बिकॉज जो आर्सेनल उनके पास था जो कि वो यूक्रेन को दे सकते थे, वो उन्होंने यहाँ पे यूज कर दिया है. अब True. उसकी प्रोडक्शन में भी बहुत टाइम लगेगा. इस जंग के शुरू होने से पहले अमेरिका में पेंटागन में एक बहस चल रही थी जिसमें ये कहा जा रहा था कि हमारी जो इन्वेंट्री में चीजें हैं वो अब मॉडर्न वॉरफेयर के हिसाब से मौजू नहीं है, 21वीं सदी की वॉरफेयर के हिसाब से मौजू नहीं है. और वो इसलिए मौजू नहीं है कि वो बहुत कॉस्टली है
और ठीक है। उनका जो प्रोडक्शन टाइम है वो भी बहुत ज्यादा है, जबकि जो एडवर्सरीज हैं अमेरिका के, उसमें आप रशिया ले लीजिए, चाइना ले लीजिए, ईरान ले लीजिए, नॉर्थ कोरिया ले लीजिए, इनके पास लो कॉस्ट सॉल्यूशंस हैं लाइक ड्रोन्स। जो कि बहुत जल्दी और बहुत सस्ती तौर पे फौरन मुहैया हो जाते हैं। तो ये फर्क बिल्कुल वाज़ेह नजर आया इस जंग में हमें कि जहां पे $20,000 का एक ड्रोन जाता था और उसको $4 मिलियन का इंटरसेप्टर इंटरसेप्ट करता था, तो वो चीज अब खुल के सामने आ गई है कि वो जो 4 मिलियन के इंटरसेप्टर्स थे, उन्होंने बेशक 80% ड्रोन्स को एंगेज कर लिया, लेकिन टाइम अब एफिशिएंसी अमेरिका के पास एंड कितनी कॉस्ट सख्त है, कितने एफिशिएंसी वो में विन किया इंटरसेप्टर्स रह है। गए, जबकि वहां जी पे सर। दूसरी तरफ वो ड्रोन्स मौजूद है। सर, ये प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, इन्होंने काफ़ी तशवीश जाहिर की थी इस बात में कि जो लो वेपन्स वाली बात है जिसका आपने भी जिक्र किया है, ये बात पब्लिक हो गई है और अब जाहिर है उनके जो टॉप जनरल हैं उन्होंने भी ये बात की है कि अमेरिका नीड्स टू गो ऑन एन ऑफ रैम्प। अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पोजीशन के बारे में बात करते हैं। जब ये मुज़ाकरात शुरू हुए थे उसके निस्बत अब अमेरिका की पोजीशन वीक है पहले से या स्ट्रॉन्ग एट दिस मोमेंट? देखिए, जितना टाइम गुजरता जा रहा है अमेरिका की पोजीशन वीक होती चली जा रही है, क्योंकि अमेरिका यहाँ आया था बड़ी जल्दी में और बड़ी हेस्टी कैंपेन के लिए। जब प्लानिंग हो रही थी इसकी, तो अमेरिकन और इजरायली प्लानर्स में एक चीज पे इत्तेफाक राय नहीं हो पाया था, वो ये था कि अमेरिकन समझते थे कि ये 4 दिन की कैंपेन होगी मैक्सिमम, लाइक वेनेजुएला। और इजरायली कहते थे कि हमें कम से कम 2 हफ्ते चाहिए। इससे पहले अमेरिका ने वेनेजुएला में ऑपरेशन किया था और वो कुछ घंटों का ऑपरेशन था, तो अमेरिकन इस जोम में आए थे कि ये भी कोई 4 दिन से ज्यादा की कैंपेन नहीं होगी। लेकिन वो कैंपेन आप देखिए 6 महीने पे अभी चली गई है। तो 6 महीने का मतलब है कि अमेरिका के जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो ऑब्जेक्टिव्स पूरे नहीं हुए हैं, इसलिए ये 6 महीने तक चली गई। अगर वो ऑब्जेक्टिव्स 4 दिन में पूरे हो जाते तो अमेरिका रोक देता जंग, लेकिन अब ईरान ने इसको 6 महीने तक खींच लिया। तो जितना जितना टाइम गुजरता जाता है, जो एक स्ट्रॉन्ग पावर होती है, जो सुपर पावर होती है, उसके लिए बेसिकली मुश्किल हालात पैदा होते हैं, उसके लिए एक शर्मिंदगी का बाइस बन जाती है ये सारी चीजें, क्योंकि वो तो ये क्लेम करके आया है कि मेरे ऑब्जेक्टिव्स बड़े स्विफ्टली मैं पूरे कर लूंगा। तो और चूंकि आपने आज कहा देखें है कि कि अगर अमेरिका इज इन अ प्रेसिडेंट वीकर ट्रंप ये कहते पोजीशन हैं, नाउ, चूंकि आपने ये कहा है कि सिंस अमेरिका इज वीकर पोजीशन, स्ट्रेटेजिकली in a weaker position now, do you think Iran will be able to get more on the negotiating table this time? आप एमओयू को देख लीजिए, एमओयू के जो 14 पॉइंट्स हैं उसमें से कितने फीसद ईरान के हक में और कितने फीसद अमेरिका के हक में। 80% एमओयू के पॉइंट्स ईरान के हक में। तो ईरान तो ऑलरेडी टेबल पे जंग जीत चुका था, इसीलिए तो जब अमेरिकी वापस गए हैं तो उनको वहां से लान तान हुई है अपने मुल्क में कि ये तुम क्या करके आ गए हो, तुम तो कहते थे कि हम ओबामा से बेहतर एग्रीमेंट करेंगे, तुम तो उससे खराब करके आ गए हो, ईरान को ज्यादा तुमने स्पेस दे दिए। तो फिर उन्होंने दोबारा मिलिट्री कैंपेन शुरू कर दी कि हम ईरान को दबा के दोबारा से इसको रीनेगोशिएट करेंगे। अब बेसिकली देखें, जो बॉल है या गोटी जिसको कहते हैं फंस गई है, वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पे फंस गई है। क्या कुछ अमेरिका ने नहीं किया, धमकियां, धमाके, बम्बार्डमेंट, सब चीजें कर ली, स्टेट ऑफ होर्मुज का कंट्रोल नहीं ले सके। फाइनली क्या हो रहा है कि ओमान के साथ ईरान का एग्रीमेंट हो रहा है जिसको अमेरिका को मानना पड़ेगा। तो इससे ज्यादा वीक पोजीशन किसी सुपर पावर की कैसे हो सकती है कि वो एक अपने छोटे हलीफ की बात जो वो ईरान के साथ तय कर रहा है उसको मानना पड़ेगी, उस पर वो मजबूर होगा और उस पर वो कह रहा है कि ठीक है, मैं ब्लॉकेड हटा लूंगा और ईरान का मुहासरा खत्म कर दूंगा और हम बातचीत आगे शुरू करेंगे। तो इससे ज्यादा वीक पोजीशन क्या हो सकती है? अमेरिका इज नॉट इन अ डिक्टेटिंग पोजीशन। आप क्या टाइमलाइन देख रहे हैं? पिछले 4-5 दिनों से हम ये सुन रहे हैं अब हो जाएगा मुआहिदा, कल हो जाएगा। डू यू हैव अ टाइमलाइन इन माइंड कि अच्छा इतने दिनों तक जो है रूट एंड एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड बिटवीन ईरान एंड ओमान? मेरा ख्याल है कि मुआहिदा तय पा गया है, चीजें एक दूसरे के साथ मामलात जो हैं वो एग्री हो गए हैं और डिसाइड हो गए हैं। अब बेसिकली मामला है कि हायर अथॉरिटीज दोनों ममालिक की वो इसको कब अप्रूव करती हैं। तो ईरान में जारी बात है कि एक सिस्टम है कि सुप्रीम लीडर तक चीज जाती है और वो इसका गो एड देंगे तो फिर ये ईरान की तरफ से अप्रूव हो जाएगा, और ओमान में जो सुल्तान है वो अगर इसका अप्रूवल देंगे तो उसकी तरफ से अप्रूव हो जाएगा। तो जब ये दोनों कर देंगे, मेरा ख्याल है कि शुड बी अ मैटर ऑफ आवर्स, कल तक मेरा ख्याल है हमें कोई अच्छी खबर आ जानी चाहिए। इंशाल्लाह, वी आर ऑल होपिंग एंड प्रेइंग फॉर दैट। सर, एक तरफ तो ओमान जो है वो सालसी की कोशिशें करवा रहा है और दूसरी तरफ यमन में जो हौजी हैं उन्होंने हमले जारी रखे हुए हैं। डू यू थिंक कि ये जो हमले हैं इससे पीस प्रोसेस
सैबोटाज तो नहीं होगा? देखिए, पीस प्रोसेस सबोटाज इससे हो सकता है क्योंकि सऊदी अरब एक बहुत मोहतात अंदाज से चला है इस पूरी जंग में, और बहुत ही उसने मेच्योरली और डिसेंटली इसको हैंडल किया है। और उसमें पाकिस्तान को भी शाबाश देनी चाहिए कि जिसने सऊदी अरब को मुतवातिर सलाह मशवरे प्रोवाइड किए हैं और सऊदी अरब को बाज रखा है इस जंग में बाकायदा शामिल होने से, बावजूद इसके कि सऊदी अरब के ऊपर बहुत ज्यादा अटैक्स हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर सऊदी अरब को खुदा न खास्ता ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि सऊदी अरब इसमें कोई रिएक्ट करता है काइनेटिकली, तो जाहिर बात है कि पाकिस्तान के लिए एक मुश्किल सिचुएशन हो जाएगी। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा हुआ है, अभी ट्राइलेटरल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, तुर्की आ जाएगा, तो जंग का दायरा कार तो बढ़ सकता है। और ये जो स्क्रिप्ट है इसको बढ़ाने का, ये इजरायली स्क्रिप्ट है जो ठीक है। जंग के पहले दिन से ये कोशिश कर रहा है कि खित्ते के ममालिक बाकायदा तौर पे इस जंग में शामिल हो जाएं और ईरान के खिलाफ लड़ें। तो मेरा ख्याल है कि इससे बचने की जरूरत है। अभी तक ममालिक बचते आए हैं और मुझे उम्मीद है कि आगे भी ये ममालिक इससे बचेंगे। Amen और to that. ईरान को भी ये समझना पड़ेगा कि हम बहुत ज्यादा दुश्मनियां खित्ते में मोल नहीं ले सकते हैं। True, वी कांट true, अफोर्ड इट। indeed. Sir, since अगर you're talking हूथियों about को हम the सपोर्ट कर रहे हैं तो trilateral, हमें उनको जी बात जी करने की जरूरत है। जी सर, सिंस यू आर टॉकिंग अबाउट द ट्राइलेटरल डिफेंस एग्रीमेंट, इंडिया की बात करते हैं। इंडिया की जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है उसमें एक सर्टन रेस्टलेसनेस है और बहुत कीनली ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ की डेवलपमेंट्स को। डू यू थिंक दिस एग्रीमेंट कैन अफेक्ट द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया इन एनी वे? देखिए, इंडियंस को तकलीफ होनी चाहिए, बिल्कुल नेचुरल है, और उनको बहुत ज्यादा तकलीफ होनी चाहिए। और इंडिया बेसिकली चेकमेट हो गया है इसमें। फॉरेन पॉलिसी तो आप छोड़ दें, वो फॉरेन पॉलिसी के तो इंटरेस्ट डिफरेंट होते हैं, लेकिन उनकी डिफेंस पॉलिसी और उनकी मिलिट्री स्ट्रेटेजी बिल्कुल चेकमेट हो गई है इससे। इसलिए कि अब वो पाकिस्तान के ऊपर अगर मई 2025 या 2019 या 2016 वाली जारियत करने का सोचेंगे, तो उनको पता है कि पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब और तुर्की खड़ा हुआ है, तो क्या वो उन दोनों के खिलाफ भी लड़ना चाहेंगे? मेरा ख्याल है ये बड़ी बुरी तरह चेकमेट हो गए इंडियंस। और All right. पाकिस्तान को ये बहुत बड़ा फायदा हुआ इस ट्राइलेटरल एग्रीमेंट का कि पाकिस्तान ने वो विंडो ही खत्म कर दी है इंडिया के लिए जिसमें वो ये सोच सके कि मैंने पाकिस्तान के ऊपर जारियत करनी है, जैसे मई 2025 में की थी। वैसे भी उनकी हिम्मत नहीं है अब करने की, ना ठीक उनमें है। हौसला है। लेकिन अगर वो सोचना भी चाहेंगे तो अब उनको बेसिकली एक के लिए नहीं सोचना पड़ेगा, उनको तीन के लिए सोचना पड़ेगा। तो वो तैयार है क्या ये करने के लिए?